हे क्यूरीज, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, सोनल और शोमा लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि मतलब वाओ यार, यहाँ पे हमारी जॉय वो क्या चाल चाली थी, वो क्या एक्टिंग क्या था, वो क्या प्लान क्या था। बट ऊपर वाला भी उसके साथ दे रहा था क्योंकि उसकी हर प्लान सक्सेस हो रहा था, कामयाब हो रहा था। उसकी मतलब उसकी जो इरादा था ना, वो वाकई अब सफल होने में आई थी। मतलब वो जो चाह रही थी वो तो यही चाह रही थी ना कि सरपंच जी की सर उसकी माँ के सामने उनके पैर के नीचे झुक जाए। और ऐसे हो रहा था। सरपंच जी उसकी बातों में आ चुकी थी, पर अब तो मतलब अब तक तो ये दोनों गाँव पहुँच भी चुकी थी। और इधर जय की जो माँ था ना, उन्होंने तो मानो जैसे वो अपनी घर के आगे जो बड़ा सा ग्राउंड था ना, तो वहाँ पे तो काफ़ी सारी पौधा थी, वहाँ पे पानी वगैरह दे रही थी ना वो अपनी नौकरों के साथ। तो वो जो नौकर था ना, उन्होंने जय की माँ को अपनी कुछ प्रॉब्लम की, अपनी कुछ परेशानी की बात बता दी जो शायद पैसा की था। तो जय की माँ सुनने के साथ साथ उन्हें काफ़ी सारा पैसा दे दी थी कि अब तक ये ले जाओ, और अगर और चाहिए तो बेझिझक मुझे बता देना, ठीक है ना, जल्दी जाओ। तो ओ नौकर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, उनके पैर पकड़ ली थी। तो उन्होंने पीछे हो जाती कि अरे क्या करी हो, तुम्हें प्रॉब्लम है ना, तो अभी जाओ। तो वो तो आंसू पूछते हुए फ़ौरन अपने घर के लिए निकाल जाते। और ये सारे सीन, ये बात वगैरह जॉय और सुनल की पापा देख रही थी, सुन रही थी। जो देख के सुनल के पापा को भी अच्छा लगता कि वाह क्या मलकीन है, अपनी नौकरों को प्रॉब्लम है और पैसा दे दी। वाकई अरे मलकिन तो ऐसी ही होना चाहिए, हर किसी को ना ऐसे ही होना चाहिए। तो उनकी बात सुन के जय को गुस्सा आ जाती कि हाँ, इंसान ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी माँ है। पर इंसान ऐसे नहीं होता, समझी ना, नहीं होता। तो जो तो है गुस्से में बोल दी थी। तो बस उनके पापा भी घबरा जाते और थोड़ा सा पीछे हो जाते कि क्या हुआ, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जो कहती अच्छा समझ नहीं आ रहा है, और साहब मेरी कहने का मतलब यही है कि हर कोई तो इंसान को पैसा से मापती है ना, पैसा से वजन करती है, पर हम नहीं, और नहीं मेरी माँ। हम कभी इंसानों को पैसा से नहीं वजन करती, पैसा से नहीं मापती। तो उन्होंने कहती अब हाँ मैं भी ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। तो ये कहती अच्छा आप नहीं है, पर मुझे सब कुछ पता है क्यों कैसे इंसान है, समझे ना। आई बड़ी मुझे सफाई देने जैसे सच मुझे कुछ नहीं पता। तो उन्हें सच में अब अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि चोयाखारी ने पता ना क्या चाह रही थी, क्या इशारा क्या करना चाह रही थी। तो इतने में जय के घर पे जो वो काम वाली मेड थी ना, उन्होंने तो जय को देख ली थी और ऐसे ही ना उन्हें इशारा कर दी थी कि अरे बाबा सा आइए, बाबा सा। तो ऐसे ना भाग के जय के पास आने की कोशिश करती। तो इधर जॉय और सुनल की पापा भी तो ऐसे बात कर रही थी ना। तो अब सुनल के पापा को तो मानो ये गाँव और रास्ता और खास करके एक घर की जो साइड पे जो एक गाड़ी रुका हुआ था ना, मतलब वो उन्होंने अभी तक घर के सामने नहीं आई थी और उन्हें अभी तक पता भी नहीं चला था कि ये घर कभी उनकी रहा करता था। बट अब तो हर डेकोरेशन मतलब काफ़ी डेकोरेशन जो है चेंज कर लिया था, मतलब सब कुछ अब न्यू तरीक़ा से बना चुकी थी, इसलिए ज़्यादा पहचान में नहीं आ रहा था। बट ऐसे ही आगे से वो मेड आ रही होती है ना, तो आगे की तरफ देखती। और अब तक तो जॉय की माँ भी ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो ऊपर से उन्होंने भी ऐसे ही ना चिल्ला दी थी कि क्या कौन आई है, मेरा लाल। तो उन्होंने भी ऐसे बोल के ना ऊपर से चिल्ला दी थी। बट जैसे जॉय की तरफ देखती है ना, तब तो उन्होंने सुनल की पापा मतलब सरपंच जी को भी देख ली थी। और उन्हें देख के तो अब जॉय की माँ
बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और ऐसे ना अपने आप को दुपट्टे से अच्छे से कवर कर ली थी और उन्हें अच्छे से नमस्ते भी करती कि अरे सरपंच साहब, आप अभी मेरे घर के बाहर, अरे जॉय अब तक मेहमान घर के बाहर क्यों है, उन्हें लेके अंदर आ जाओ बेटा, क्योंकि मेहमान लोगों को बाहर वेट कराना, उन्हें बाहर ठहराना अच्छा नहीं लगता, छुआ नहीं देता, आ जाओ अंदर। तो यार क्या बोलूं, जॉय की माँ की आज उनकी वो चेहरा देख के तो सुनल के पापा एकदम से शॉक, उन्होंने हैरान हो जाती, ओह माय गॉड कि कौन, और तुम जॉय, मतलब आई मीन तुम वो ही जॉय हो ना? हाँ तो यार क्या बोलूं, अब तो उन्होंने जॉय को भी पहचान जाती, अभी उसकी माँ के कारण। तो इतने में अब जॉय भी गुस्से में आ जाती कि हाँ मैं वही जॉय हूँ, वही जॉय जो एक दिन अपनी बेटी की जान बचाई थी, और सिर्फ वही नहीं, मैं वही जॉय हूँ जिसको आप ही के घर के बाहर देखिए, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पूरी तरह से पीटी थी, मेरी पूरी बदन खूनों से लपटा हुआ था, मैं उसके पैर पकड़ के रो रही थी, उससे माफी मांग रही थी, पर अब मुझे नींद हो रहा था, मुझे मार मार के बेहोश कर चुकी थी। और सिर्फ वही नहीं, अब मेरी माँ को भी कितनी ज़्यादा जलील किया था, कितनी ज़्यादा अपमान किया था। मैं कुछ भी बुला नहीं हूँ, कुछ भी नहीं बुला, मुझे अब तक सब कुछ याद है, सब कुछ, समझे आप? तो यार क्या बोलूँ, अब तो उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, अब उन्हें एहसास हो रहा था यार कि सच में सब मुसीबत वक्त पे, बुरा वक्त पे कोई साथ नहीं देता, उल्टा बिला बजाय उन्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देती है, उन पे जुल्म करती है, उन्हें क्या बोलो, इतनी ज़्यादा बुरी तरह से जलील करती है, तब उन लोगों को कैसा लगती है। अब उन्हें ये अच्छे से फील हो रहा था, क्योंकि अब तो उनकी हालत भी कुछ वैसा ही हो रहा था ना, इसलिए उन्होंने खुद से ही माफ़ी मांगने के लिए हाथ आगे करती कि प्लीज़ जॉय, प्लीज़ मुझसे गलती हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर अब तो मैं तुम्हारी माँ के पैर के नीचे भी झुकने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एहसास हो गया, मैं बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ के साथ, जिसमें मैं बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया, मैं तुम पे, तुम्हारी माँ पे बहुत अन्याय किया, बहुत जुल्म किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। तो यार क्या बोलूँ, सुनल के पापा तो चश्मे जॉय के सामने एकदम से हाथ आगे करके झुक जाती, तो इतने में जॉय की माँ आ जाती, पर ऐसे ही थोड़ा सा स्माइल देते हुए कहती, अरे सरपंच जी क्या करिए, देखिए ना हम ऐसे इंसान हूँ, और नहीं इतना बुरा संस्कार मैंने अपने बेटे को दिया जो किसी को माफ़ नहीं कर सकती, तो जॉय अपनी माँ की तरफ देखती, क्या कह रही हो, क्या कह रही हो, हाँ अरे ऐसे कैसे संभल सकती है, हाँ इन्होंने क्या नहीं किया, कितनी जलील किया, कितनी अपमान किया, यहाँ तक कि हमें गाँव से भी निकाल दिया, वो कैसे संभल सकती है, कैसे इन्हें इन जैसे इंसान को माफ़ कर सकती है, कैसे? तो उन्होंने इशारा कर दी, जिस पे जो एकदम से थम जाती और एक भी लफ्ज़ नहीं कहती। तो क्या बोलो यार, इतनी गुस्से में भी जो सिर्फ अपनी माँ की एक इशारा पे थम जाती, रुक जाती। इसे देख के तो उन्हें बहुत अच्छा लगता कि मतलब
दिल ही दिल मैं सोचती कि मैं तो कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि ये लड़का बड़ा होने के बाद इतनी इतनी समझदार और इतनी अच्छा होगी, अपने बाप की तरह बिल्कुल घटिया नहीं, बिल्कुल ही। ये तो थोड़ी अपनी माँ के संस्कार के भरी हुई है। हाँ वाकई। तो जय की माँ कहती, क्या हुआ, अभी भी डर लग रहा है क्या सरपंच साहब? अरे रिलैक्स, कहा ना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब मैं ना आपको अपमान करने वाली हूँ और नहीं मेरे बेटा, क्योंकि वो सब तो हम कब की बोल चुकी हूँ। हमें अब वो सब कुछ भी याद नहीं आता, कुछ भी नहीं। हम तो सब कुछ भूल चुकी हूँ, सब कुछ। मेरे बेटे ने सब कुछ भुला दिया, सब कुछ। और शुक्र है कि फाइनली आप यहाँ पे आ ही गया। और चाच को तो मैं दिल में आपको ही ढूंढ रही थी। तो क्या बोलो यार, उनकी बात सुन के तो सुनल की पप्पा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, बहुत ज़्यादा। उन्हें यकीन हो जाती कि अब तो लगता है सच में इन्होंने मुझे माफ़ कर दी। हाँ क्या बोलो, शुक्र है ये भगवान, शुक्र है कि इन्होंने मुझे माफ़ कर दी। वाकई गरीब लोगों के दिल बहुत बड़ा होती है, इनके दिल भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो उन्होंने ऐसे बोल के पास आती और उन्हें धन्यवाद करती कि थैंक यू बहन जी, थैंक यू सो मच कि आप इस घटिया नालायक इंसान को माफ़ कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये बताइए, अब सच में मुझे ढूंढ रही थी क्या? क्योंकि आपको नहीं पता, पर मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मुझसे इस इंसान को पूरा कर ढूंढ रही थी। फिर क्यों ढूंढ रही थी? ऐसा भी कौन सी पुण्य कर दी मैंने जब मुझसे ऐसे एक इंसान को, पापी जैसे इंसान को ढूंढ रही थी? तो उन्होंने ऐसे कहती, अरे भाई साहब पहले आप अंदर आइए, ऐसे करी क्या बात करी है, चलिए अंदर। अरे जॉय बेटा कब से कह रही हूँ अंदर आ जाओ, पर क्या? तो वो भी ऐसे कहती, सॉरी माँ चलिए अंदर। तो फिर अब सबके सब अंदर आते, पर अंदर आने के बाद सबके सब ऐसे बैठ जाते। जॉय की माँ मेट को खाना लेने को कह दी थी और ये लोग पकाने लग जाती, जिस पे जय उन्हें बता दी थी कि असल में वो यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाने की और बच्चियों की, आई मीन गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों की छोटी छोटी बच्चियों के लिए मैं एक स्कूल भी बनाना चाहती हूँ ना इस गांव में, ताकि कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ पढ़ाई लिखा सीख के कुछ कर सके, बड़े होने के बाद कुछ बन सके, कोई मेरी जैसा। फिर तो ऐसे बोल के ना अपनी बारे में कहने वाली होती कि वो कितनी बड़ी क्रिमिनल बन चुकी है, पर वो बोल के ना ऐसे ना रुक जाती और थम जाती। तो उसकी माँ कहती, क्या हो बेटा? तो कहती, अरे माँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो इतने में खाना वगैरह आ जाती, तो खाना टेबल पे लगा देते। तो जय की माँ कहती, अरे सरपंच साहब लीजिए, खा लीजिए। तो क्या बोलो यार, उन्हें तो बहुत शर्म आ रहा था। उन्हें शर्म के मारे तो उन्होंने सर ऊपर की तरफ उठा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मतलब जो घर कभी उनकी रहा करती थी भाई, और जो क्या बोलो इस घर पे काम करने की भी लायक नहीं था। बट अब जो एक बार उन्होंने क्या है, और जो काम करने वाली बाई होने की, काम करने वाली वो मेड होने की थी, वो इंसान, वही लोग बस उन्हीं की घर की मलकिन बन चुकी है। उन्हें यार उन्हें बहुत शर्म आ रहा था, शर्म के मारे उन्हें सर ऊपर की तरफ उठा ही नहीं पा रही थी। तो जय की माँ ऐसी कहती, अरे मैंने कहा ना कि हम सब कुछ भूल चुकी हूँ, अब भी भूल जाइए और समझ लीजिए
हम फिर से एक नया रिश्ते में बन रही हूँ, क्या कहती है? तो ये बस सुन के तो ओह माय गॉड, जॉय के दिल दिल में कुछ उम्मीद सा जगने लग जाती। वो सोनल के बारे में सोचने लग जाती। तो उसके पापा क्या कहा बहन जी, नया रिश्ता? तो उन्हें कहती हाँ नया रिश्ता। अरे समझ लीजिए आज से आप मेरी रिश्तेदार हो और मैं भी आपकी रिश्तेदार हूँ। दैट्स इट। क्या कहती है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, या फिर कोई दिक्कत है? और अगर कोई दिक्कत है तो इतने मजे की अरे क्या मतलब क्या? अरे क्या कह रही हैं आप? अंकल को क्यों दिक्कत होगी? क्या अंकल आप कहिए ना कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो उनकी अरे बेटा क्या कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं तो समझ लो रिश्तेदार हो ही गया, दो मुझे खाने दो। तो ऐसे बोल के उन्होंने तो ऐसे खाना चालू कर दी थी। और अब जो ऐसे उन्हें सब कुछ बताने लगती कि मतलब वो भी खाना खा रही होती है और उनसे बात कर रही होती है कि फिर तो आपको एक काम करना पड़ेगा ना, कल अब गाँव के सब लोगों को जो भी बड़ी बड़ी लोग वगैरह होती है ना, उन सबको बुला के जो एक मीटिंग करने को कह दी थी कि फिर थोड़ा आसान हो जाएगी ना। वैसे मेरी तो कोई नहीं है अपना कहने को सिवाय एक माँ है और कोई नहीं। और मुझे लगता है मैं जितना इस गाँव को प्यार करती हूँ आप भी मुझसे ज़्यादा करती है, और सबकी सब आपको अच्छे से जानती भी है और मानती भी है ना। मैंने देखा बचपन में, इसलिए कह रही हूँ। अगर आपकी बात सुन के सब मान जाती है फिर मैं यहाँ की काम स्टार्ट कर दूँगी, और अगर मैं यहाँ की काम स्टार्ट कर दूँगी फिर यहाँ की हर जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा। तो ये बात सुन के उन्होंने तो एकदम से खड़ी हो सकती, बेटा तुम बोल क्या रही हो, क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, मैं समझ लो मैं तुम्हारी दुश्मन हो, दुश्मन। तुम मुझे इतना इज्जत दे रही हो, जबकि बेटा मैं इतना इज्जत के लायक नहीं हूँ, नहीं हूँ लायक। अरे अगर इस काम की कोई लायक है ना तो तुम हो, तुम, न कि ये घटिया इंसान, ये पापी इंसान मैं, समझी ना? वो तुम हो बेटा, तुम। तो इतने में जया हंसती की अरे क्या बोलूं मैं, हंसू ना रो, क्या करूं क्या बोलूं सच में हंसा दिया सरपंच साहब, आप सच में हंसा दिया। अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे उठा सकती हूँ? हाँ कि खर्चा सारी मैं दे सकती हूँ, बट जब मैं यहाँ पे जाऊँगी तो सब पे ही पूछने लगेगी ना, सब हंसती रहेगी ना मुझ पे कि मैं वही हूँ जो अनाथ थी, जो बेरीश थी, जिसकी ना खून की पहचान है और नहीं बाप की। मैं तो अभी भी वही हूँ ना, मैं अभी भी वही बेरीश हूँ, वही अनाथ हूँ, जिसकी ना अब तक इतनी सालों में न खून की पहचान मिली है और नहीं वो बाप की, वो घटिया सा बाप की अब तक नहीं मिली, अब तक नहीं मिली। फिर वो भी बताइए, जब मुझे सबकी सब पूछने रहेगी तब मैं क्या जवाब दूंगी, क्या बताऊंगी कि मैं अभी भी वही हूँ, मैं बेरीश हूँ, मेरी बाप की कोई पहचान नहीं है। हाँ कोई पहचान नहीं है। तो क्या बोलो यार, जो तो ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती यार, बहुत ज़्यादा। और उसकी आंखें तो मानो जैसे एकदम से फ्लडेड हो चुकी थी, और उससे गुस्सा भी बहुत आ रहा था भाई, बट वो कुछ कर नहीं पा रही थी यार। बात तो सिर्फ यही थी। तो इतने में मतलब उसकी गुस्सा, उसकी आंखों की वो बाने, उसके इमोशन देख के तो अब सोनल की पापा को भी oh my God, अब प्राणी जाता यार, क्या बोलूं।
चीज़ पे अब इमोशन के मारे तो अब उन्होंने भी वैसे ही जय के सामने आके कह दी थी, मतलब फाइनली उनके मुंह से वो बात निकाली जाती भाई, जो बात उन्होंने इतनी सालों से छुपा रखा था ना, अपनी सीने पे दफन कर रखा था। फिर चाच को तो वो सच में कोई चोट नहीं था भाई, वो वाकई साफ था। बट अब वो कहती है ना, सच कभी छुपा नहीं रहता भाई। वो पहले या कुछ दिन बाद या फिर कुछ सालों बाद, पर फाइनली वो सामने आ ही जाती है, वो सबको पता चली जाती है ना। तो यहाँ पे भी सच में ऐसा ही होता। अब तो सुनील के पापा को रहा नहीं जाता, उन्हें भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही थी, उन्हें भी तकलीफ़ हो रहा था ना, एक बेचारा को इतनी तकलीफ़ में देख के। फिर जॉर्ज को तो उन्होंने तो जय को बचपन से ही इतनी तड़पते हुए, इतने दुख में देखा था, क्योंकि वो बचपन में भी इस तरह से तड़प रही थी। उसके पापा को बारे में जानना चाह रही थी, उसके पापा को देखना चाह रही थी, पर उन्होंने जानने के बाद भी नहीं बताया था, इनकार किया था। बट अब उन्होंने खुद वो बताने के लिए तैयार थी। पर ओह गॉड, सिर्फ तैयार की थी यार, उन्होंने तो साफ बता भी दी थी कि नहीं, तुम कोई अनाथ नहीं हो, और नहीं तुम फरीश हो। इस सब गलत है कि तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, और तुम्हारी खून की पहचान है, तुम्हारी बाप की पहचान है। मैं सब जानती हूँ, सब जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि वो पापी, वो बदतमीज इंसान कौन है, उसे सब पता है। मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ। ते बस सुनते तो यार अब तो जॉय की दिमाग कोई काम नहीं करता, वो भी खड़ी हो जाती और भौंके जाके उनकी गर्दन को पकड़ ली थी, मतलब उनके कलर से पकड़ ली थी। क्या अब सब कुछ जानती है, फिर भी अब तक मुझे नहीं बताया। पर क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं? कोई ना, जो हो गया वो छोड़ दीजिए, पर अब तो बता दीजिए कि वो इंसान, वो पापी इंसान कौन है। मैं सिर्फ एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। मैं उनके सीने चीर के देखना चाहती हूँ कि आखिर उनके दिल किस मिट्टी से, किस पत्थर से बनाया गया, जो मेरी माँ की लाइफ, उनके पागल के जैसा प्यार, उनके मान सम्मान कुछ भी नहीं दिखा दिया। उन्होंने सब कुछ तहस कर दी, बर्बाद कर दी, और मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ क्यों खराब की, क्यों? अगर जन्म लेने से पहले मेरी गलती क्या थी? मैंने कहा था क्या मुझे पैदा करने के लिए? फिर प्लीज़ अब बता दीजिए वो इंसान कौन है। मैं देखना चाहती हूँ, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तो क्या बोलो यार, अब क्या बोलो? अब तो सुनील के पापा को ऐसे ही कहना ही पड़ता, क्योंकि उन्होंने खुद बता चुकी थी कि मुझे पता है, मैं जानती हूँ वो कौन है। इसलिए अब जो और ज़्यादा हाइपर हो जाती कि बताइए, मैंने कहा ना बताइए, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, उस घटिया, उस पोपी। तो इतने में जॉय की माँ ऐसे गुस्सा कर दी थी कि जॉय क्या कह रही है? हाँ बेटा, मानती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, नाइंसाफ़ी किया, हमारे साथ धोखा किया, पर जो भी कहो, फिर भी वो इंसान है तो तेरी पापा है ना। फिर तो जॉय भी गुस्सा हो जाती कि माँ प्लीज़, अरे अब तो आंखें खोलिए प्लीज़। और कितनी साल आंखें बंद करके उस घटिया इंसान को सम्मान करते रहेंगी, प्यार करते रहेंगी? क्या उन्होंने आपके प्यार का इज्जत किया? नहीं ना, तो फिर क्यों इतनी इज्जत करती है, क्यों इतनी प्यार करती है? प्लीज़ मुझे रुकिए मत, मुझे मिलना है उनसे। प्लीज़ अंकल, प्लीज़, मैं कह रही हूँ, मुझे मिला दीजिए उनसे प्लीज़। तो उन्होंने जॉय के हाथ अपनी कलर से हटा दी थी कि हाँ बेटा, मैं तुमसे मिलाऊंगी, पर हाँ मिलाऊंगी तो ज़रूर, पर
तुम्हें नहीं लेके जाऊंगी, उन्होंने खुद तुम्हारे पास आएंगी और तुमसे, तुम्हारी माँ से माफ़ी भी मांगेगी। फिर मेरा वादा है, मैं जा रही हूँ। तो जॉय की माँ उन्हें रुकने की कोशिश करती और जॉय भी, पर उन्होंने नहीं रुकती कि नहीं, अब तो मुझे भी कुछ हिसाब लेनी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी हर हिसाब गड़बड़ हो रहा है, पर अब वो सारी हिसाब मिलानी है। पर अब तक तो सिर्फ मैं बर्बाद हो रही थी, पर अब तो उसकी बारी है बर्बाद होने की। मैं आती हूँ बेटा, तुम रिलैक्स रहो। तुम्हारे पापा की पहचान, तुम्हारे बाप के नाम, तुम्हारे नाम के पीछे ऑफ कोर्स जुड़ जाएगी। ऑफ कोर्स आती हूँ। तो स्नेल के पापा तो ऐसे बोल के अब उन्होंने भी एक एटीट्यूड के साथ यहाँ से निकाल जाते, और जॉर्ज को तो अब तो उनके दिल में भी बहुत ज़रा सुकून आ रहा था, क्योंकि उन्होंने अब तक काफ़ी जोर अपने दिल में छुपा रखा था। वैसे क्या बोलो, उन्होंने सब दफन कर रखा था, पर अब तो थोड़ा सच उन्होंने उगल दिया था, जिस कारण उन्हें बहुत रिलैक्स फील हो रहा था, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, और उन्होंने अब हंस रही भी थी, क्योंकि अब तो उन्हें बहुत अच्छा सा एक चांस मिला था, एक मौका मिला था ना अपने दोस्त को अपमान करने की। क्योंकि जब से उनकी हालत बुरा हुआ है ना, तब वो शमा के पापा ने उन्हें बहुत बुरा भला सुनाया था, बहुत कुछ सुनाया था, पर उन्होंने एक भी लफ्ज़ नहीं कहा था। पर अब तो उन्हें अच्छा सा मौका मिल चुकी थी भाई, इसलिए उन्हें बहुत हंसी आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बहुत हंस रही थी ना मेरी हालत पे। अब तू देखना तेरा क्या हालत होगी, वो जॉय ने तेरी क्या हालत करेगी। बहुत नाइंसाफ़ी किया उसके साथ, उसकी माँ के साथ, और सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं, तो मेरे साथ, और पता नहीं कितने लोगों के साथ तो नाइंसाफ़ी की। अब तो तू नहीं बचेगी, पर मुझे नहीं लगता इसके बाद तेरे पास, तेरे साथ कोई देगी। एक तो तेरी वो औलाद कभी नहीं देगी, पर दूसरी ये भी नहीं देगी, ये भी नहीं देगी। देखना आ रही हूँ तुझसे मिलने, तुझसे आमना सामना होने, और तेरी वो चार्ज बताने। तो उन्होंने ऐसे ऐसे सोच थे, और जॉर्ज को तो अब तक तो जॉय के पापा को यही लगा था कि शायद मन सम्मान के कारण, गांव के लोगों के इतनी ताना सुनने के बाद शायद जॉय की माँ कब की सुसाइड कर चुकी है, या फिर किसी भी तरह मर चुकी है। और नहीं तो इतने सालों में तो कभी ना कभी हमने सामना हुई थी ना, इसलिए मतलब उन्होंने तो फुल ऐसे ही रिलैक्स था, क्योंकि उन्हें यही फील हो रहा था कि वो लोग जिंदा नहीं है, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं था, ना कोई परेशानी था। पर अब तो ये बात सुनल के पापा को पता चल चुकी थी, इसलिए अब एक खुशी की बात, मतलब इतना बड़ा चार्ज, इतनी बड़ी खुशी की बात बताने के लिए उन्होंने खुशी खुशी अब गाँव से निकाल जाती है ना अपने दोस्त से मिलने के लिए, उनसे अपनी वो पहले ज़िंदगी में, जवानी में जो आशिकाना क्या था ना, जो प्यार किया था ना, किसी के साथ दिल अदल बदल किया था ना, वो तो अब सामने आ रही होती है यार। अब तो देखना है कि पता नहीं इन सब जानने के बाद उनका क्या रिएक्शन होगी, या फिर क्या एक्शन होगी। सो गाइस, इसके आगे के पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। सो टाटा, बाय बाय।
की तरह हंसी खुशी कभी चुप्पी जादू सी हूँ अपना भी होके गैरों की तरह। नजर नजर का फेर है, नजर नजर का फेर है, नजर नजर का फेर है, नजर नजर का फेर है। ये बातें पैदल चलेंगी, मंजिल में देर है। नजर नजर का फेर है, नजर नजर का फेर है। की तरह हंसी खुशी कभी चुप्पी जादू सी हूँ अपना भी होके गैरों की तरह। नजर नजर का फेर है, नजर नजर का फेर है, नजर नजर का फेर है, नजर नजर का फेर है। ये बातें पैदल चलेंगी, मंजिल में देर है। नजर नजर का फेर है, नजर नजर का फेर है। की तरह हंसी खुशी कभी चुप्पी जादू सी हूँ अपना भी होके गैरों की तरह। नजर नजर का फेर है, नजर नजर का फेर है, नजर नजर का फेर है, नजर नजर का फेर है। ये बातें पैदल चलेंगी, मंजिल में देर है। नजर नजर का फेर है, नजर नजर का